Hello everyone and welcome to my channel. In this video today we will be doing dramatic monologue, that what is dramatic monologue and what are the characteristics of dramatic monologue and some of the examples of dramatic monologue from literature. So let's start. सबसे पहले तो देखते हैं कि मोनोलॉग का क्या मतलब होता है. तो मोनोलॉग, मोनो इज वन, ओके. सो ग्रीक जो वर्ड है मोनोलॉगोस, वहाँ से इसका वर्ड आता है मोनोलॉग एंड दैट मीन्स स्पीकिंग अलोन. तो जो ये वर्ड है ड्रामेटिक मोनोलॉग, दैट इज़ अ लॉन्ग स्पीच बाय अ सिंगल पर्सन. जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है वो सोलिलोकी से अलग होता है. और सोलिलोकी क्या होता है? द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय अ कैरेक्टर इन अ प्ले, ओके. दैट्स अ सोलिलोकी. ऑन द अदर हैंड जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, इट्स अ काइंड ऑफ लिरिक. ये वाली जो पोएम्स होती है ना, ये ड्रामेटिक होती हैं इन द सेंस कि दे हैव अ थिएट्रिकल क्वालिटी. दैट इज कि जो पोएम है दैट इज मेंट टू बी रेड टू एन ऑडियंस. और पोएम को मोनोलॉग इसलिए बोला बिकॉज ये जो वर्ड्स यहाँ पर बोले जाते हैं वो एक स्पीकर के वर्ड्स होते हैं और कोई भी दूसरा कैरेक्टर के वहाँ पर कोई डायलॉग्स नहीं होते. मतलब अगर वहाँ पर कोई सुन भी रहा है तो दे विल नॉट स्पीक एनीथिंग, ऑल राइट. अब काफ़ी बार पोएट्स इसलिए चूज़ करते थे ऐसी पोएम्स को लिखना ताकि वो एक पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस कर पाए कैरेक्टर के वर्ड्स के थ्रू. हाउएवर जो ओपिनियंस कैरेक्टर्स बताते हैं, जो उनकी ओपिनियंस होती हैं कैरेक्टर्स की पोएम के अंदर, दे आर नॉट द सेम एज द पोएट. के जो कैरेक्टर ने ओपिनियंस एक्सप्रेस करी हैं वो पोएट की ओपिनियंस है. दैट्स नॉट द केस. मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जो स्पीकर होता है वो किसी और को कन्विंस करने की कोशिश करता है ऑफ समथिंग, एंड जो स्पीकर है वो शायद ही मे और मे नॉट बी टेलिंग द एंटायर ट्रूथ. Now let's very briefly talk about the history of dramatic monologue. तो जो ड्रामेटिक मोनोलॉग के कुछ एलिमेंट्स होते हैं ना, वो देखने को मिलते हैं एंशियंट ग्रीस के थिएटर में एंड इनफैक्ट ऑल्सो इन द वर्क्स ऑफ रोमांटिक पोएट्स जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज. लेकिन जैसे वो फॉर्म आज है, जैसे उसको समझा जाता है, दैट वाज एक्चुअली इन्वेंटेड इन द विक्टोरियन एरा. और एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो फिगर है इसकी, ही इज़ रॉबर्ट ब्राउनिंग. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, Tennyson and Dante Gabriel Rossetti and Christina Rossetti, they were also some other important figures and early pioneers of this form. तो ड्रामेटिक मोनोलॉग में एक फिक्शनल कैरेक्टर जो होता है ना, ही स्पीक्स विदाउट इंटरप्शन एंड ही स्पीक्स टू एन ऑडियंस, और वो रिवील करता है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अबाउट देयर पर्सनैलिटी, सिचुएशन, एक्शंस और इमोशनल स्टेट. Now let's talk about the types of dramatic monologues. तो जो dramatic monologues होते हैं वो तीन कैटेगरीज में, तीन मेन कैटेगरीज में आते हैं. सबसे पहला इज romantic monologue. These are the poems जहाँ पर एक कैरेक्टर जो होता है, he or she speaks about a romantic relationship, चाहे वो पास्ट में हो, करंट प्रेजेंट में हो या फिर जो डिजायर्ड उसकी रिलेशनशिप हो, दैट. सेकेंड इज कॉन्वर्सेशनल मोनोलॉग. कॉन्वर्सेशनल मोनोलॉग्स जो होते हैं ना, दे आर द पोएम्स जहाँ पर जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है दैट इज प्रेजेंटेड बाय द स्पीकर एज इफ के वो कॉन्वर्सेशन का पार्ट हो. थर्ड इज अ फिलोसॉफिकल मोनोलॉग. एंड ये जो फिलोसॉफिकल मोनोलॉग्स होते हैं, दीज आर द पोएम्स जहाँ पर जो कैरेक्टर है वो एक्सप्लिकेट करता है उसके पर्सनल फिलोसफी को या पर्सनल थ्योरीज को अबाउट द वर्ल्ड, टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग. तो कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के, विच आर के उनमें से कुछ होते हैं जैसे कि जो स्पीकर होता है, ही इज़ अ सिंगल पर्सन हु इज़ नॉट द पोएट. सेकेंड इज कि जो स्पीकर के व्यूज हैं दे मे बी इन कॉन्ट्रोडिक्शन विद दैट ऑफ द पोएट. थर्ड इज कि जो इस कैरेक्टर की स्पीच होती है दैट मेक्स अप द होल वर्स, मतलब पोएम पूरी उसी से बनी होती है, इस कैरेक्टर की स्पीच से, एंड दैट इज सिचुएटेड एट अ स्पेसिफिक एंड इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन एट अ वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट. अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इज कि ये जो हमारा कैरेक्टर होता है ये एक या एक से ज़्यादा लोगों को एड्रेस करता है या उनके साथ इंटरैक्ट करता है, लेकिन हमें उन बाकी लोगों की प्रेजेंस के बारे में या फिर वो क्या बोलते हैं या क्या करते हैं कैसे पता चलता है? ओनली फ्रॉम द क्लूज के जो ये जो स्पीकर के डायलॉग्स हैं, पोएटिक डायलॉग्स हैं, उनके थ्रू ही हमें बाकियों के बारे में मालूम चलता है. अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज के जो प्राइमरी फोकस होता है पोएट का वो होता है रीडर्स को एंड ऑडियंस को स्टोरी बताना, एंड दैट स्टोरी हैविंग अ मॉरल इन अ वे दैट
जो क्यूरियोसिटी है उसकी तरफ वो बढ़ती है, स्पीकर के टेम्परामेंट की तरफ, कैरेक्टर की तरफ क्यूरियोसिटी बढ़ती है। नेक्स्ट इसके जो सब्जेक्ट होता है मोनोलॉग का, दैट इज सेल्फ रेवलेशन। वन थिंग अबाउट ड्रामेटिक मोनोलॉग्स इज दैट कि उनकी जो ओपनिंग होती है वो बहुत अब्रप्ट सी होती है, बट दैट्स वेरी अटेंशन सीकिंग, वेरी अरेस्टिंग ओपनिंग, एंड एट द सेम टाइम जो पहले हो चुका है, यू नो what has happened before, वो बहुत cleverly suggest किया जाता है, और you know that is brought out through retrospective meditation and reflection. Like for example, जैसे कि जो ब्राउनिंग की My Last Duchess है, that opens with a reference to the picture of the dead Duchess, and there's a clear indication that वो किसी को बताई जा रही है, वो किसी को दिखाई जा रही है. And you know, this abrupt beginning may be followed by self-introspection on the part of the speaker. So some of the examples of this dramatic monologue are, one, like I said, My Last Duchess by Robert Browning. I think it's like one of the most famous examples of dramatic monologue in literature. Another one is again by Robert Browning, The Bishop Orders His Tomb. Third again is by Robert Browning, like, you know, Andrea del Sarto, and then there's Men and Women by Robert Browning. Christmas Eve and Easter Day by Robert Browning, Dramatis Personae by Robert Browning. So these are all the works जो Robert Browning के हैं, and these are all examples of dramatic monologue. एक example by other poets apart from Robert Browning is, like, you know, one is Ulysses by Tennyson, and another one is The Love Song of J. Alfred Prufrock by T.S. Eliot. So these are some of the famous examples of dramatic monologue in literature. Talking in brief about Robert Browning's My Last Duchess, तो जो उनकी ये पोएम है, इट्स वेरी वेरी फेमस इन लिटरेचर, एंड ये, यू नो, दिस पोएम वाज वन ऑफ द फर्स्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग्स ऑफ द विक्टोरियन एरा. इस पोएम का जो स्पीकर है, ही इज प्रिज्यूम्ड टू बी अ ड्यूक, एंड इट इज सेट ड्यूरिंग द इटालियन रेनेसां. और जो ड्यूक है वो अपनी आर्ट कलेक्शन का एक टूर दे रहा होता है टू एन एमेसरी फ्रॉम हिज प्रोस्पेक्टिव ब्राइड्स फैमिली. तो एज अ पार्ट ऑफ दिस टूर जो ड्यूक है वो एक पेंटिंग दिखाता है ऑफ हिज लेट वाइफ, एंड अपनी जो उनकी शादी थी, जो मैरिज थी, उसकी स्टोरी बताता है उस एमिसरी को. एंड थ्रू द पोएम जो रीडर है, ही बिकम्स अवेयर कि जो ड्यूक है, ही वॉज एनरेज्ड बाय हिज लेट वाइफ्स फ्रेंडलीनेस, एंड he wanted to make sure कि जो उसकी वाइफ है वो सिर्फ उसके लिए स्माइल करे, एज इन ड्यूक के लिए स्माइल करे. एंड यू नो देन इट इज़ के जो रीडर्स हैं वो रियलाइज़ करते हैं कि जो ड्यूक की कमांड्स थी, एज इन ड्यूक के कहने पर ही उसकी बीवी की डेथ हुई थी. कहने का मतलब कि उसने ही शायद उसको मरवाया था. इट्स लाइक, यू नो, ईदर उसने किसी को कहा उसको मारने के लिए, या फिर जब उसने उसको बोला कि वो ना हंसे, तो इन सम वे ही इज द वन हु कंट्रीब्यूटेड टू हर इवेंचुअल डेथ. तो यू नो दिस इज अ टाइप ऑफ अ साइकोलॉजिकल मोनोलॉग, जहाँ पर जो स्पीकर है उसकी साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड को बताया गया है, एंड ब्राउनिंग हैज एक्सपोज्ड यहाँ पर जो ड्यूक की क्रूअल स्टेट ऑफ माइंड है. थ्रू दिस पोएम ही एक्सपोजेस दैट. With this, I would like to wrap up this video. I hope you liked it, and in case you did, then do not forget to like, comment, share and subscribe. Thank you so much.